ट्रेंड ये है कि लोग आजकल बार-बार सोचते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो रही है। वो लोग जिनमें स्टैमिना नहीं होता वो फ़िल्टर हो जाते हैं और जिनमें हौसला होता है वो रह जाते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग कैसी है आजकल? एफ़िलिएट मार्केटिंग में आपको चीज़ को बेचना आना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन आप कहीं मार नहीं खाएँगे। सबसे बेहतर पैसे कमाने वाला कौन-सा तरीका है जिसे मोनेटाइज़ करें? एडसेंस, एफ़िलिएट मार्केटिंग या गेस्ट पोस्ट? गेस्ट पोस्ट ही जो है ना वो हमेशा नंबर 1 पे आता है। क्या आज के दौर में पीबीएन वर्क करते हैं? गेस्ट पोस्ट ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू पीपल। आप पैरासाइट को कैसे एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेते हैं? ये चीज़ें रोटेट होती रहेंगी और रोटेट करना इसलिए ज़रूरी है कि सबको खुश भी करना है। नई इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, नए ब्लॉगर्स भी आ रहे हैं, उनकी भी तो ज़िंदगी चलानी है। क्या ये मंजन खरीदना लाज़मी है? इसके बगैर भी ये पॉसिबल है कि लोग सीख लें? अच्छा मंज़िल सेलर वो होता है, जहाँ आपने 3 साल में पहुँचना था, वहाँ आपको 6 महीने में पहुँचा सकता है। हम मंजन फ़रोश हैं, लेकिन ये जानिएगा मंजन अच्छा हो तो दांत साफ़ करता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ गेस्ट हैं एक मशहूर ब्लॉगर, मशहूर एसईओ एक्सपर्ट पाकिस्तान के, और उनसे हम बात करेंगे जो करंट ट्रेंड्स हैं ब्लॉगिंग में, एसईओ में, और आपके जो मसाइल हैं, जो आप फेस करते हैं सीखने में। इंशाल्लाह ऐसी मौज़ूआत पे बात होगी और आप इसको वाक़ई ही एंजॉय करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त और ब्लॉगर, एसईओ एक्सपर्ट असबर अली साहब। असबर अली साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है सदात भाई, आप कैसे हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया कि मुल्तान से आपने लाहौर ट्रैवल किया है हमारे पॉडकास्ट के लिए, और मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि हम जैसे पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि अगर हमारी निश की बात होती है तो हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मज़ा आता है बिल्कुल। असल में। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड ये है कि लोग आजकल बार-बार सोचते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो रही है, और मैंने तनवीर भाई से पूछा था, तो उनकी भी राय ली थी। आपकी राय क्या है? पहले तो शहजाद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और आप जैसे दोस्त जो कि रिलेटेड फ़ील्ड से हैं, उनसे वैसे ही बात करके मिलके बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो तो फिर टाइम का पता ही नहीं लगता। अच्छा, सवाल आपका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और हमेशा से, आज की बात नहीं हम नहीं कर रहे, ये हम जब से ही एसईओ में हैं, आज 20 साल होने वाले हैं मुझे। और जो 2013 से ट्रेलर दिखाना शुरू किए गूगल ने, गूगल अपडेट्स की शक्ल में, वो जब भी आती है तो ये सवाल होता है और जो लोग नए होते हैं, थोड़ा टाइम हुआ होता है, वो एकदम से डर जाते हैं और उस मसले की वजह से फिर ये सवाल पैदा होता है और हर कुछ टाइम बाद जितनी ज़्यादा अपडेट आ जाती हैं फिर ये सवाल पैदा होता है। पर पिछले 10 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि डेड होती है तो वो लोग जिनमें स्टैमिना नहीं होता वो फ़िल्टर हो जाते हैं और जिनमें हौसला होता है वो रह जाते हैं और फिर एक नई पीक बनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो ग्राफ होता है ना आपका इनकम का, वो हमें लगता है, हमें बताया जाता है कि वो शायद सीधा ऊपर ही जाएगा और जो पीक पे चला गया, मतलब लेट सपोज़ कोई अगर बच्चा $100 कमा रहा है या $1000 कमा रहा है, तो वो जैसे ही उससे कम कमाता है ना, तो वो समझता है कि शायद ख़त्म हो गई ये सारी चीज़, अब वो दोबारा पीक नहीं आ रही। हालांकि वो ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा तो तभी वो नई पीक बनाएगा, तभी आप नई सीखने का मौका मिलेगा आपको। तो डेड बिल्कुल नहीं हो सकती है अभी, फॉर द टाइम बीइंग। चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, डेड कभी नहीं होती हैं। आपको जितना भी अरसा हुआ है आपने देखा है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं, तरीके चेंज होते हैं, चीज़ ख़त्म कभी नहीं होती और टाइम टू टाइम उसकी शक्लें बदलती रहती हैं। और अगर आज मुझे इतना अरसा हो गया है तो मुझे पहले दिन जो काम कर रहा था, जो आज काम कर रहा था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर काम वही है। तो टाइम के साथ साथ थोड़ी बहुत चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। अब अगर मैं कहूँ जी डेड हो गई है, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब चीज़ें ज्वाइन करते हैं, वो बच्चे ज्वाइन करते हैं किसी और फील्ड में, होता है ना हमारी यंग जनरेशन को, वो दूसरा जो काम कर रहा है ना वो बड़ा अच्छा कर रहा है, उसमें कूदते हैं और फिर अल्टीमेटली जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि चीज़ें तो वही हैं, ये बहुत अच्छा काम था क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस था, और फिर उसमें से जो है वो रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इन शॉर्ट, एसईओ डेड नहीं हो सकती हैं, चीज़ों की शक्लें चेंज होंगी, सीखते रहना पड़ेगा तो डेड नहीं होगी चीज़। अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो फिर बिल्कुल डेड है आपके लिए। मैंने 2 दिन पहले ना पॉडकास्ट किया था सलीम गौरी साहब के साथ, जो पाकिस्तान की आईटी की सबसे बड़ी कंपनी नेटसोल के सीईओ हैं बिल्कुल। और इसके ओनर हैं। सलीम गौरी साहब से मैंने एक बात की इसी मौजू पे, तो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर है कि कल जो तब्दीली आ रही है
क्या मैं इस तब्दीली को देख सकूँगा? मैं इसका हिस्सा बन सकूँगा? तो कहते हैं आईटी में आपको रोज़ाना जो तब्दीली आती है उसका हिस्सा बनना चाहिए। अब मसला वही है कि जो लोग हिस्सा बनना नहीं चाहते ना, तो ब्लॉगिंग उनके लिए डेड है, वरना जैसे बदल रही है, तो साथ-साथ चलते रहें। एफ़िलिएट मार्केटिंग कैसी है आजकल? देखिए, मार्केटिंग की शक्लें बदलती रहती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है कि गूगल एडसेंस का नाम सबने सुना हुआ है कि आप एड्स लगाते हैं, पैसे बनते हैं। इसी तरह उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई वो एफिलिएट मार्केटिंग हुई, जिसमें अमेज़ॉन एफिलिएट का बहुत बड़ा रोल हुँ, है। हुँ। क्योंकि आपने ट्रेंड देखा कि हर बच्चे को जो है वो किसी चीज़ का पता हो या ना हो, अमेज़ॉन को ज़रूर पता है। हुँ, हुँ। और उसमें लोग आए और उसमें इन्वेस्टमेंट्स की या जो भी की, उसका पीक ज़्यादा बनाया कम बनाया वो एक अलग बहस है। पर इन शॉर्ट ये ज़रूर बता दिया कि अमेज़ॉन काम कैसे करता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, एसईओ की, तो वहाँ ना एक नए बच्चे को जिसको कभी नाम नहीं सुना हुआ, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है उसके समझाना। जब आप अमेज़ॉन की बात करते हैं तो उसे विदिन फ्यू मिनट्स आप समझा लेते हैं कि एक जगह से लेनी है, दूसरी जगह बेचनी है, दरम्यान में अपना कमीशन रखना है, हुँ, हुँ। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है। तो एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन के साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़ी। फिर अमेज़ॉन की डिमांड भी इतनी ज़्यादा है और लोग कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है बाइंग करने के लिए वहाँ से। तो उस एफिलिएट को, उस अमेज़ॉन को समझने के लिए लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू किया। अच्छा, उसमें फिर साथ एक और एंगल भी ये बना कि वेबसाइट हम लोग बेचते भी हैं। अब वेबसाइट बेचने के लिए जो बंदा उस वेबसाइट को लेता है, वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा पैसे बनाना चाहता है, प्लस वो इस टाइम को सेव करना चाहता है जितना टाइम मैं आपने उसमें बताई। तो एफिलिएट मार्केटिंग जब आई तो जो एक गूगल एडसेंस की वेबसाइट, इनकम देती हुई वेबसाइट जितने पैसे बनाती थी, उससे डबल पैसे में सेल होना शुरू हो गई एफिलिएट। वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि एक चीज़ तो है कि जी एड्स लग रही, पैसे आ रही हैं। फिर जब आप अपनी वेबसाइट से अमेज़ॉन की कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। अब जब वहाँ से कमीशन मिलता है तो डायरेक्टली आपका ब्लॉग लिंक हो गया अमेज़ॉन के साथ। अब मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि बजाय आप उस सेलिंग की तरफ आते हैं कि जी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट सेल कर दी। अच्छा, वो सेल तो कर दी आपने, बनाई वेबसाइट और उसके बाद उसको लेट्स सपोज 5,000, 10,000, $20,000 की वो सेल कर दी। अब आप जो आपसे ख़रीद रहा है, आपने उस एंगल को समझना है कि वो आपसे इतने पैसों की क्यों ख़रीद रहा है। उसके जो पैसे उसने आपको दिए हैं, वो तो अगले 10, 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिकवर होने हैं, वो आपको इतने पैसे क्यों दे रहा है। दूसरा, वो डेफ़िनेटली उससे ज़्यादा बनाना चाहता है। तो उस एंगल पे जाने समझने के लिए कि वो ज़्यादा कैसे बनाएगा, उसके पीछे वो डायरेक्टली लिंक होता है वो मॉडल अमेज़न के साथ, कि स्टोर को आपको वो मिलती है और आप वो बूस्ट करते हैं। तो वही फेज़ वाली बात है कि आप ब्लॉग्स बनाते हैं, उसके थ्रू एफ़िलिएट मॉडल को प्रमोट करते हैं। अमेज़न की एक की बात की मैंने, इस तरह से बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हैं जो कि बहुत अच्छे-अच्छे कमीशंस देते हैं। हुँ, हुँ। और अगर मोनेटाइजेशन के बाद, गूगल एडसेंस के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी दुनिया खुलती है जो कि है एफ़िलिएट मार्केटिंग की। और एफ़िलिएट मार्केटिंग में आपको चीज़ को बेचना आना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन आप कहीं मार नहीं खाएँगे। ब्लॉग की शक्ल में आपको लिख के बताना है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ एक नए बंदे को समझाने के लिए कि इन्फ्लुएंसर है। आप उसकी वीडियो देखते हैं और आप कन्विंस हो जाते हैं कि मैं ये चीज़ खरीदूँगा। अब उसमें ये पावर है कि वो आपको इस तरह से पिच कर रहा है कि आप वो चीज़ खरीद लें। तो यही एफ़िलिएट मार्केटिंग एग्जांपल है कि जिस दिन आपके लफ्ज़ लिखना आ गए आपको, एक बंदे, अगर मैं कोई ऑर्डर करता हूँ चीज़, मैं उसको सैल्यूट ज़रूर करता हूँ कि मैं एक चीज़ की मूड ही नहीं था, मैं रात हुँ, को एक हुँ। ऐड देख रहा था और मैंने ऑर्डर दे दिया, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उस मार्केटिंग के मॉडल को समझना चाहिए और अपने अंदर लाना चाहिए, और जिसमें स्किल है तो वो एफ़िलिएट मार्केटिंग ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मेरा ख़्याल में ये डायरेक्टली इंसान जब तक है, जब तक चीज़ें बिकेंगी तो एफ़िलिएट मॉडल चलेगा। कमीशन चलती रहेगी। बिल्कुल। लेकिन पिछले साल के आखिर में एक गूगल ने अपडेट भेजी थी, रिव्यू अपडेट, जी। जिसमें ब्लॉगिंग जो लोग करते थे और वहाँ पे रिव्यू आर्टिकल लिखते थे, उनके रिव्यू आर्टिकल्स को उसने डिस्करेज करना शुरू कर दिया। वो कहती है कि जब तक आपने चीज़ खरीदी नहीं है, उससे एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप कैसे नेट से सिर्फ सर्च करके अब लिखना शुरू कर दोगे। तो उसके बाद ये कैसा देखते हैं कि ब्लॉगिंग के साथ जोड़ के एफिलिएट मार्केटिंग को, क्या आज भी सक्सेस मिल सकती है? देखें, एक ये जो आपने पॉइंट था ना, ये
यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चला। यूट्यूब में बेतहाशा उन्होंने मॉडल्स और ये फ्रेमवर्क लोगों ने एडवर्टाइज़ करके बनाना शुरू कर दिया कि 4-5 एड्स उठाते थे, कंपैरिजन टॉप 5 का बनाते थे और अपलोड कर देते थे, और वो वीडियो बहुत अच्छी चलती थी और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते थे। तो एथिकली ये बात ठीक नहीं है कि आप किस चीज़ को आपने यूज़ नहीं किया और रिकमेंड कर रहे हैं कि आप, हाँ, हम स्टैट्स की बेस पे कर सकते हैं कि जी ये पैसों वाइज सबसे अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा है, और आप उसको क्लेम कर दें। तो वहाँ उसने क्रैक डाउन किया यूट्यूब ने। उसके बाद फिर डायरेक्टली गूगल पे आ गए। तो यूट्यूब में तो है ही, आप डायरेक्टली वीडियो बना रहे हैं, एक चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, तो उसको आप कैसे बेच सकते हैं? तो वहाँ तो पकड़ाई आराम से हो जाती है। अच्छा, ब्लॉगिंग में जो है ना, वहाँ एज बन सकता है। एज बन सकता है इसलिए भी कि वहाँ पर आपने वीडियो तो है नहीं, वहाँ पे आप पिक्चर्स और आर्टिकल्स के थ्रू जो है ना वो उसको पिच कर रहे हैं और उसको जो है ना वहाँ से वो लेके आ रहे हैं। इससे पहले जो मेन बात है जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है, वो आपके फुटप्रिंट्स हैं, कि अपनी आपने पहले वर्थ बनानी है। इसकी एग्जांपल वही है कि आज आपने एक नई वेबसाइट बनाई, उसका जो ग्राफ है ना वो इतनी फ्लक्चुएशन के साथ ऊपर नीचे हो रहा होता है कि बंदा कहता है कि 2 दिन नीचे गया तो वेबसाइट ख़त्म हो गई। वो बेसिकली क्या है, वो आपकी हेल्थ चेक कर रहे होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है, जो कुछ भी है गूगल की बेस में, हिस्ट्री में, उस हेल्थ को जब आपने मेंटेन कर लिया तो उसके बाद चांसेस कम है कि वो किसी अपडेट में अफेक्ट होगी। हाँ, वो बिल्कुल बात वैलिड है कि जी आप रिव्यू अपडेट आ गई या कोई और अपडेट आ गई। देखें, मैं सबसे बड़ा मसला सही समझता हूँ कि लोग अपनी रैकी नहीं करते। जो अपना, जब आपने स्टार्ट किया होता है ना, तो आप अपने स्टार्ट का एक मॉडल बनाएं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने जो कीवर्ड्स रखे थे कि मैंने इन पे काम करना है, अब आपने देखा कि आज वो 50th नंबर पे आ गया 40 पे आ गया, टॉप 10 में आ गया, ट्रैफिक आना शुरू हो गई। अब ट्रैफिक आना शुरू हो तो गई, उसको आपने नोट कर लिया कि मैं इन वर्ड्स पे इतने उस पर खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो मोटिवेशन होती है ना, ट्रैफिक आ गई और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। इस बात को वो जहन से निकाल देते हैं कि आज वो जिन पोजीशन पे खड़े हैं, जिन ट्रैफिक पे खड़े हुए हैं, उन पर और कौन कौन है, और उसको आज नोट करके रख लें। जब आपको कोई भी अपडेट अफेक्ट करेगी तो आपके पास वजह होगी कि मुझे किसने रिप्लेस किया, और फिर आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अब अगर आपने कहा जी रिव्यू अपडेट में मैं अफेक्ट हो गया, अब इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ रिव्यू अपडेट ही थी, कोई और भी रीज़न थी? चलें, अच्छा, मान लिया रिव्यू अपडेट में आप अफेक्ट हो गए, तो क्या सिर्फ जिसके पास प्रोडक्ट थी वही रिव्यू कर रहा था और वही बचा हुआ है? उसमें भी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपके मॉडल पे ही काम कर रहे होंगे। तो सिर्फ एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है। उस वजह को ट्रैक करने के लिए अगर आपने पहले दिन ये नोट किया होगा कि कौन खड़ा हुआ है, तो फिर आपको जो आपकी जगह पे आया है तो उसके साथ कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और जब आप ये नहीं करते हैं तो फिर कोई ना कोई बहाना होता है आपके पास कि हाँ जी रिव्यू अपडेट में इस वजह से अफेक्ट हो गई, हालांकि बहुत सारी और भी रीज़न होती है। और आखिरी बात इसमें यह है कि अगर कोई अपडेट आपको अफेक्ट करती है और अगर आप उसमें से रिकवर कर जाते हैं, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें से आप, कोई ऐसा आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया जिसमें रिकवरेबल नहीं है। और जब आप उसमें से रिकवर करते हैं तो जो आपने पीक सोची नहीं होती है वो आपको हासिल हो जाती है, और फिर आपको कोई नीचे लाने इतना आसान नहीं होता। एक चीज़ इसमें और भी तो है ना, कई बार ना हम कोई किसी अपडेट से हमारी ट्रैफिक कम हो, हम समझते हैं शायद हमसे कोई गलती हुई है, जी, जबकि ऐसा होता है कि गूगल ने और साइटें जो उस वक्त हमारे निस्बत कमज़ोर थीं उनको कहीं तगड़ा समझ लिया है। बिल्कुल। यानी आप देखें, मेरी एक साइट थी, उसकी ट्रैफिक नीचे गिरी है। यानी कितनी गिरी है? 70%। गिरी क्यों है? ये साइट इंतहाई हाई क्वालिटी थी। इस वक्त जो अपडेट चल रही है ना, इसने मार्च की अपडेट की कई चीज़ों को रिवर्स किया है। तो कई लो क्वालिटी साइटें वापस आ गई हैं मेरे कंपटीशन में। अब जो साइटें वापस आई हैं वो शेयर लेना शुरू हो गई हैं। यानी मेरा कद नहीं कम हुआ, असल में उनका कद कहीं बढ़ गया है। बिल्कुल। तो इससे मुराद ये नहीं कि मैं फ़ौरन चीज़ें अपनी चेंज भी कर दूँ, मेरी चीज़ें ठीक चल रही हैं। ऐसी एक साइट थी हमारी, पिछले 6 साल से चल रही है, और 6 साल में 3 बार उस साइट की ट्रैफिक नीचे गिरी है। अब यकीन जाने, हमने उस साइट को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दी। छोड़ क्यों दिया है? कि हमें ये पता था जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम कर रहे हैं। ये गूगल की जो ऑटोमेशन है, जो ऑटोमेटिक जो इसकी अपडेट्स हो, जो वो आइडेंटिफाई करती हैं बैड और गुड सिग्नल, उसने कहीं गलत इसको आइडेंटिफाई किया है और ये कल को इसको वापस करेगी। तो उसका ना अगली किसी अपडेट का वेट करना पड़ता है, वापस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जिनकी मार्च में हुई थी उनमें से कई साइटें बहाल हो चुकी हैं। तो जिनकी बहुत लो क्वालिटी थी तो ज़ाहिर बात रद्द है। ये आज से ना 2-3 साल पहले एक बात हुई थी, इस्माइल ब्लॉगर दोस्त हैं हमारे, जी। उनकी पॉडकास्ट में मुझे सवाल करते हैं कि चैट जीपीटी का फ्यूचर कैसा है, इससे ब्लॉगिंग करना कितना आसान है और कैसे चलेगा। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे लगता है कि ये
मुझे लगता है कि ये आखिरकार गूगल इसके ख़िलाफ़ अपडेट भेजेगी। कहते हैं क्यों आपको लगता है? मैंने कहा इसलिए लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इल्म वाले, तजर्बे वाले और आम लोग बराबर हो जाएं। बिल्कुल। चैट जीपीटी ने फ़िलहाल उनको बराबर कर दिया है। अच्छा प्रॉम्प्ट लिखें, कंटेंट वैसा लिख लें और उसके बाद क्या है, आप किसी वो बंदा जो रिसर्चर था, राइटर था, एक्सपर्ट था, उसके मुकाबले की या शायद उससे बेटर लिख लेते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ ये है कि जब नाअहल लोग अहल की तरह काम कर सकेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पेजेस प्रोड्यूस होंगे, गूगल को इससे निपटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आखिरकार गूगल ने मार्च में ये काम कर दिया, उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा कई साइट्स को। आपके ख्याल में जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हो, तो सबसे बेहतर और ज़्यादा पैसे कमाने वाला कौन सा तरीका है जिसे मोनेटाइज करें? एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग या गेस्ट पोस्टिंग? देखिए, आज की अगर बात करूँ मैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी ने रोका हुआ नहीं है कि आप गूगल एडसेंस ना लगाएं, एफिलिएट लिंक्स ना लगाएं या गेस्ट पोस्ट ना करें। ठीक है, तो तीनों दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो पैसों की अमाउंट के पीछे जाते हैं, तो गेस्ट पोस्ट ही जो है ना वो हमेशा नंबर 1 पे आता है। क्योंकि एग्जांपल यही है कि एक बच्चा जो है ना वो $70 $100 गूगल एडसेंस के थ्रू बना रहा है। अच्छा, जो इनकम अमेजोन के थ्रू होती है वो $100 to $150 हो जाती है। अब क्या है, 100 एडसेंस दे रहा है, 150 एडसेंस दे रहा है। उधर से एक ईमेल आती है किसी बंदे की कि भाई तुम्हारी ये नीच है, मैं एक गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ, कितने पैसे दोगे? तो $100 में वो तैयार हो जाता है। अब वो क्या है, वो एक लिंक जो है, वो 1 मिनट की डील जो है, जब आपको पूरे महीने की इनकम दे रही है, तो फिर वो उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? तो हमेशा उसकी इनकम नंबर 1 पे रहती है। एक चीज़ इसमें मज़ेदार और भी है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग से मोनेटाइज करना हो या एडसेंस से, तो फिर लाजमी है कि एक्चुअल ट्रैफिक आती हो, ऑर्गेनिक टाइप की, उसमें जो सर्च इंटेंट भी इसमें हो, बड़े पैरामीटर्स, हाई क्वालिटी ट्रैफिक हो, जो कंसोल में ट्रैफिक शो हो, और ये कमर्शियल टाइप की हो मोस्टली। बिल्कुल। जबकि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग से कमाने हो ना, तो सिर्फ नेविगेशन कीवर्ड्स लगाएं, फ़र्ज़ किया इनमें से कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनके सर्च वॉल्यूम बड़े हैं और कोई टारगेट नहीं कर रहा। जितने टूल्स हैं लाइक सेमरश, AHREFS वगैरह, ये सारी टूल्स उसको ना बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं और ट्रैफिक दिखाएंगे बड़ी सारी। कई ऐसी साइटें ट्रैफिक दिखा रही हैं लाख, एक्चुअली हज़ार ट्रैफिक है उनकी एक्चुअली। तो अगर ऐसे कीवर्ड से प्ले करके इंसान सिर्फ टूल्स के थ्रू दिखा सके इतनी ट्रैफिक है, तो तब भी गेस्ट पोस्ट सेल करना पॉसिबल है। और जो क्लाइंट्स हैं गेस्ट पोस्टिंग के, वो टूल्स पर रिलाई करते हैं। हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी ट्रैफिक टूल्स की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। टूल्स तो एस्टिमेट ही देते हैं ना, एग्जैक्टली। एक्चुअल ट्रैफिक ज़्यादा है और टूल्स कम दिखा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि टूल्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, एक्चुअल कम है। तो अगर आसान काम ये भी होता है कि आप सिर्फ वो ट्रैफिक जो दिखने वाली है, एक्चुअली चाहे नहीं है, गेस्ट पोस्ट से पैसे बंदा बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारे इदारे से GBOB कोर्स करते हैं तो इसके साथ आपको 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे। नंबर 1, आपको आथर अकाउंट्स का शॉर्ट कोर्स मिलेगा जिसमें आथर अकाउंट्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है और जल्द से जल्द आपने पैसे कैसे कमाने हैं। नंबर 2, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ये पूरा कोर्स होगा, ये भी साथ में मिलेगा। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। अच्छा, अगर एसईओ के अंदर आज काम हमने करना हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? एक स्क्रैच से साइट को शुरू करना हो। देखें, मेन चीज़ ये है कि एक टर्म निकाली गूगल ने ड्वेल टाइम की। ड्वेल टाइम क्या है कि एक आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में आ गई, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट को ओपन कर लिया आपने। यूज़र आया था कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो क्लिक करके उस वेबसाइट पे चला गया। अब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ थी या नहीं थी, अब बैक का बटन दबाते हैं और वापस गूगल पे आ जाते हैं। दूसरे रिजल्ट पे गया, खोली, वापस बैक करके आ गया। अब वो गूगल उन 10 रिजल्ट्स पे बंदा गया है और वापस कितनी देर में आया है, जितनी देर लगाकर वो जिस वेबसाइट पर आया है वो वेबसाइट ऊपर आती चली जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि जो आप टाइटल में दिखा कर लाए हैं जिस कीवर्ड के थ्रू, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ है या नहीं है। ये सिंपल सा जो कैलकुलेशन का नंबर है ना, ये गूगल के पास जा रहा है, उसको नहीं पता बात लिखी है या नहीं लिखी है।
कि यूज़र जाके उसका टाइम नोट करना बता रहा है गूगल को कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल थी या नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वेरीफाई ऑटोमेटिकली नंबर के थ्रू हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि जी कौन सा स्क्रैच से बताएं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं तो यही कहता हूँ कि जब आप एक कीवर्ड या एक नीच को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी फैमिली पूरी कवर करनी है आपने। क्यों? क्योंकि गूगल लाइक स्पेशलिस्ट। तो जब आपने स्पेशलिस्ट बनना है तो फिर टूल्स HRM, SEMrush हो, HRF हो, कोई भी टूल हो आपके पास, आप जाएं, 2-3 वेबसाइट्स आपकी फेवरेट हो जाती हैं जो आपकी रिसर्च में कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो माइक्रो नीच पे जाना आपने। माइक्रो ऐसा नहीं करना वो पूरी दुकान बना दी है बड़ी वेबसाइट तो मैं सब कुछ लेके चलूँगा, वो क्या है कंधों पे इतना बड़ा बोझ डाल लेंगे तो कैसे चलेगा। माइक्रो नीच आप पकड़ेंगे, माइक्रो नीच पर आपने उस माइक्रो कैटेगरी पे 10 आर्टिकल है, 50 है, 100 है, वो सारे के सारे आपने कवर करके डाल दिए। अब आप कैसे नहीं डोमिनेट करेंगे, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। अब वो 50 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल है, माइक्रो नीच बनाकर और उसको आपने 3 महीने के अंदर वो कंटेंट अपडेट करना है। अपडेट करेंगे और उसके बाद 3 महीने बाद आपको मूवमेंट शो होना शुरू हो जाएगी। करना आपने ऐसे है कि अब थोड़ी टेक्निकल बातें, टूल्स हमेशा आपके दोस्त होने चाहिए, तभी आपकी जो एफर्ट है वो कम हो जाएगी। टूल्स आपको ये बताते हैं कि जी ये जो 50 आर्टिकल थे उनके ये 50 कीवर्ड्स थे, इसमें से आपने लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड जो है जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है उनके ऊपर जो है वो जाना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। और लो कंपटीशन में ही वो हमारे नए बच्चे क्या करते हैं, वो नंबर्स वॉल्यूम को फोकस करते हैं, इतनी ट्रैफिक आएगी तो इतने पैसे बनेंगे, इस पे CPC ज़्यादा है, इस पे ये ज़्यादा है। तो उसको छोड़कर पहले अपनी आपने डोमिनेंस बनानी है। अगर आपने 6 से 8 महीने गुजार लिए तो फिर आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। ब्लॉगिंग वाहिद एक ऐसा काम है जो कि सब्र मांगता है आपसे, अगर आपने वाकई लॉन्ग टर्म लेके चलना है। अदरवाइज़ तो ऐसी ऐसी चीज़ है जो कि पहले हफ्ते में आपको पास ट्रैफिक आ जाती है, पर वो बात वही है कि वो गेस्ट पोस्ट बनाकर आप मॉडल बना के सेल तो कर सकते हैं, पर वो थोड़ी सी अमाउंट जो आपको मिलेगी उससे बेहतर है कि आप अपनी वर्थ बनाएं पहले। जब आप वर्थ बना लेंगे फिर जो आपको अमाउंट मिलेगी वो कई गुना ज़्यादा होगी। तो डायरेक्शन आपके पास है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको 1 से 2 साल हो गया है सुनने वाले को, हमारे 2 साल से अगर वो एफर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर ब्लॉगिंग को ही बनाना है आपने, तो फिर आपने कम से कम मिनिमम भी मिनिमम 3 से 5 वेबसाइट्स आपके पास एट अ टाइम चल रही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, एक क्रिएटिव होते हैं। अब रात को सोते सुबह उठ के नया आइडिया आता है। अब जो नया आइडिया आ रहा है वो एक पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब किसकी वजह से आपकी क्या चीज़ डाउन हो रही है आपको नहीं पता। तो आपके पास कम से कम 5 चीज़ें तो होनी चाहिए, 5 प्लेट्स तो होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि भाई इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था। क्यों? क्योंकि ना गूगल मेरा है ना आपका है। किसको किस वजह से वो कब चला दे ये आपको भी नहीं पता। तो उसके लिए आपके पास तजर्बे ज़्यादा होना चाहिए। और इससे ये होता है कि मैं कहता हूँ कि जो जहाँ आपने पहुँचना है ना, अगर आप 3 साइट्स बना रहे हैं तो 3 गुना टाइम कम लगेगा आपका, जहाँ आपका टारगेट है पहुँचने का। अगर आप 10 वेबसाइट्स बना रहे हैं तो 10 गुना टाइम कम हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी। ये फार्मूला है मेरा। क्या आज के दौर में PBN वर्क करते हैं? PBN के बजाय मैं ये समझता हूँ कि गेस्ट पोस्ट काम करती है। अब PBN और गेस्ट पोस्ट में फ़र्क क्या होता है? PBN क्या होता था कि एक ऐसी वेबसाइट्स जिसकी ट्रैफिक नहीं आ रही, जिसको गूगल अपनी सफास्ती से मिटा चुका है अपने उसमें, जब आप उसके ऊपर लिंक लगाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। गेस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि उसके ऊपर ट्रैफिक हो, थोड़ी हिस्ट्री हो, थोड़ी ट्रैफिक आ रही हो, चाहे 2-4 विजिटर ही आ रहे हो, गूगल की हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती हो, तो उसका रिजल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू PBN। हालांकि PBN में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। मतलब हम डायरेक्टली बिजनेसेस को SEO करते हैं, उसके लिए किसी माइक्रो नीच और माइक्रो बिजनेस को तो आप PBN के थ्रू चला सकते हैं। पर अगर आप कहें कि जी कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं या कोई बड़े टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो वहाँ PBN काम नहीं करता, वहाँ गेस्ट पोस्ट मेरे मुताबिक जो है ना वो ज़्यादा काम करती है। तो इसलिए PBN में थोड़ा सा डिफरेंस है PBN और गेस्ट पोस्ट में, पर गेस्ट पोस्ट ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू PBN। हमने ना PBN बना रखा था पहले 450 वेबसाइट्स का, ज़बरदस्त। और इनमें से तकरीबन आधी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक थी कुछ ना कुछ। तो हर एक वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल्स थे ना, ये हमने लिखवाए हुए थे। अच्छा। इन्हें खर्चा करना पड़ता है ना। उस PBN को अगर ना कुछ थोड़ा सा ट्रेड करें अपनी मनी साइड की तरह,
तब ही रिस्पॉन्ड करेगा ना। लोग उससे पहले करते क्या थे, जस्ट आर्टिकल को स्पिन करते थे, लगाते थे। अब खैर जीपीटी कंटेंट जब से आना शुरू हुआ है तो ये एक आसानी है कि अगर कंटेंट ऐसा लगाना चाहें उन साइटों पे आसानी से लगा सकते हैं। तो उसको हम करते क्या थे, अपना ज़ाती बना के सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल में रखते थे ताकि बहुत सारे लिंक्स बाहर को ना दें, और वो थोड़ी करते थे निश स्पेसिफिक। जी। इससे बड़ी हाई कंपटीशन किस्म की जो निशेस थी उन पे हमने किया होता है इसको रैंक। अब मसला ये था, जिस निश में थे 7 साल रहने के बाद, उसमें पैसे कमाने के बाद जब निश डाउन हुई तो फिर हमने ख़त्म किया। अब एक नया बना रहे हैं नए काम के लिए। इसमें ना गेस्ट पोस्ट का एक और भी मसला है कि वो पड़ती महंगी है। और ये चूँकि हम पीबीएन की बात करते ही तब पाकिस्तान में इसलिए हैं कि पाकिस्तान में लोग ना कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। बाहर जो गोरे हैं वो समझते हैं गेस्ट पोस्ट मेरी इक्विटी में ऐड कर रही है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये जमा हो रही है। और हम कहते हैं यार जल्दी से रैंक करो, थोड़े पैसे कमाओ और क्विट करो। असल में ना पाकिस्तान में एक कल्चर है जिसमें हम चाहते हैं कोई बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है निकालो, जल्दी निकालो, भागो भागो भागो, कहीं बंद ना हो जाए। और बाहर लोग कहते हैं कि दोबारा री इन्वेस्ट करो इस पर ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चले। बिल्कुल। तो उस दिन मेरी बात सलीम गौरी साहब से हुई, कहते हैं कि आप कभी भी ग्रोथ को जल्दी ना चाहो। मैंने उनसे ना बड़ी चीज़ें सीखी। कहते हैं ग्रोथ को जब अपनी जल्दी चाहो और आपको मिल गई, ये और ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसा। आप उसको थोड़े थोड़े लुक में उसके लो और 10 साल का प्लान बनाओ, मुझे 10 साल में यहाँ पहुँचना है। आहिस्ता आहिस्ता चेज़ करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, हेल्थ अच्छी रखो, फैमिली को टाइम दो, बाकी सारे काम करो और ग्रोथ का प्लान करो। ग्रोथ को साल में 6 माह में मत उसे ढूंढो। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और जिस दिन ये समझ गए ना लोग, उस टाइम मैं कहता हूँ ज़िंदगी आसान हो जाएगी बजाय। अब इसकी एग्जांपल यही है कि ये जो जनरेशन गैप है, बेसिकली उम्र के साथ साथ जो है ना ये चीज़ आती है, पैसों की जल्दी जो है उस चीज़ को समझना कि भाई रिस्क जो है वो जब आप बढ़ाओगे इनकम तो बढ़ेगी, पर रिस्क बढ़ रहा है उस चीज़ को समझो कि वो फिर वही नशे वाली बात है कि आप जब उस अगली पीक बनाने के पीछे जाएंगे ना तो वो आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो आगे से आगे कहाँ तक जाएंगे, कहीं कोई चीज़ तो लिमिट होगी। एक बंदे को मैं सुन रहा था, हमारे पड़ोस मुल्क के ही हैं, तो उसने कहा कि जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमने जो है ना वो 3 साल में अचीव किया, तो अब 10 मिलियन के लिए जो है ना वो 7-5 साल लगेंगे। कहते तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद कह रहा है कि 5 साल में हम 10 मिलियन पहुंच जाएंगे। कहते जो उसकी टीम थी वो कहती 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो कहता है ये नॉर्मल है मेरे लिए कि आप उसको देखो कि ये प्रोसेस नॉर्मल है, उसको इसलिए आज से ना देखो कि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, जहाँ आपने पहुँचना है वो टारगेट ही बहुत बड़ा है। तो उसको फील करके आप जब चलेंगे तो अपने लिए आप आसानी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस दौड़ की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है जो अपडेट्स रिसेंटली सारी इसकी आई हैं गूगल की, इनमें आपने देखा होगा रेडिट, लिंक्डइन, मीडियम, इसके पेजेस, कोरा, इन सब की ट्रैफिक ऊपर जा रही थी। ये पहले ना हमारा कभी लिथल वेपन था पैरासाइट एसईओ। अच्छा। तो खैर हमने इनको तो इस्तेमाल किया पहले, यानी आज से 4-5 साल पहले। लेकिन साथ में ना बड़ी जो थी वेबसाइट्स, मीडिया साइट्स ऐसी होती हैं, उनको इस्तेमाल करते थे, जैसे फिंगटन पोस्ट टाइप या जे पोस्ट, ऐसे की साइटें। तो अब ये काम हो गया कि फ्री वाली वेबसाइटें उन पे अच्छा कंटेंट लगा के वो ऐसे रैंक होता है कि हद है। मेरा कीवर्ड है, उस कीवर्ड पे मैंने ना सबको कम्पीट कर लिए, मैं नंबर 2 पे हूँ। सही। बड़ा कीवर्ड है 40 से 45 हज़ार वाला, मैं नंबर 2 पे हूँ। आप अंदाज़ा कीजिएगा मेरे ऊपर जो है ना वो एक रिकॉर्ड आ रहा है लिंक्डइन का, यूजीसी। अच्छा। तो आप पैरासाइट को कैसे एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं आज? देखिए इसकी एग्जांपल यही है कि आपने पावर दे रहे हैं किसी को। अब अगर आपको 4 लोग जानते हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए जानते हैं कि आपकी 4 वीडियोस किसी नेटवर्क पर पड़ी, 4 किसी नेटवर्क पर पड़ी है, आपके बारे में आर्टिकल्स हैं, तो वो क्या है, वो नेटवर्किंग बनी हुई है। अब एक टर्म है गूगल। अब गूगल को अपनी अथॉरिटी, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उसके पास क्या मैकेनिज़्म है? उसके पास मैकेनिज़्म यही है कि वो जाए क्रॉल करे किसी और की वेबसाइट पर, वहाँ पर शहजाद साहब का नाम लिखा हुआ है तो वो समझेंगे हाँ जी शहजाद साहब को बड़ी चीज़ है। तो हमने उसकी नज़र से देखना है। अब उसकी नज़र से जब आपने देखना है, फिर वो नाम चाहे आपकी वेबसाइट का लिंक्डइन पे हो, चाहे रेडिट पे हो, चाहे किसी वेबसाइट जिसकी अथॉरिटी नहीं है उस पर पड़ा हुआ हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। अब चाहे आप उसे पैरासाइट एसईओ का नाम दें, चाहे आप उसको सोशल ट्रैफिक का नाम दें, उसके शक्लें बहुत सारी हो सकती हैं। जब भी कोई विज़िटर किसी भी पेज पर लैंड करता है तो उसका सोर्स मुहैया किया जाता है कि वो कैसे आया। अब
हम कहते हैं कि जी गेस्ट पोस्ट लगाने से ट्रैफिक आती है, वो महंगी होती है। अगर वो गूगल में क्रॉल है और वहाँ की इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी हुई है कि वहाँ से यूज़र डाइवर्ट होता है, तो आपकी उस नीच में अथॉरिटी बनेगी। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि आपका वो मॉडल बन चुका है, गेस्ट पोस्ट लेनी है। अब सिर्फ गेस्ट पोस्ट आप डालते जाएंगे, हर आर्टिकल में आपके लिंक होंगे, तो गूगल तो बेवकूफ़ नहीं है ना, वो चीज़ें एनालाइज करता है। तो उसको एनालाइज करने के लिए उसको पता लग जाएगा भाई आपकी मशीन ये है और आप सिर्फ इसी के लिए काम करते हैं। अब आप आज एक आर्टिकल डाल रहे हैं जिसमें आप बाइक की बात कर रहे हैं, कल आप आर्टिकल डाल रहे हैं जिसमें आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और आप गेस्ट पोस्ट सेल किए जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि यही कहती है कि भाई एक वेबसाइट होती है, एक नीच से रेलिवेंट होती है। कि सोशल मीडिया तो है नहीं, हर चीज़ की बात उसमें हो रही है ना, आपने इतनी बड़ी वेबसाइट बना रखी है कि जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हो। तो रेलिवेंसी, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे किसी और जहाँ से आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं वो वेबसाइट हो, सोशल की ट्रैफिक की वैल्यू है, वो आपकी क्रॉलेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इसकी एग्जांपल यही है कि आज कोई फुटेज बनती है, कोई वीडियो बनती है और वो वायरल हो जाती है। अगर गूगल पे लोग पढ़ना चाहेंगे तो आपको पता है कि जो चीज़ वीडियो से रिलेटेड होगी उसकी वीडियो भी लाएगा वो। गूगल कभी भी ऐसा नहीं करता, हालांकि पास उसके पास दोनों चीज़ें हैं। किसी में वीडियोस ज़्यादा दिखाएगा, किसी में वीडियोस कम दिखाएगा, उसे पता है कि इंटेंट क्या है। सेम इस तरह सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई बात लिखी हुई है और जब अगर वहाँ से ट्रैफिक जा रही है तो, और अगर लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे विदिन फ्यू मिनट्स जैसी क्यूरीज जनरेट होती हैं तो एल्गोरिदम अपने आप से रिजल्ट्स चेंज कर लेता है। तो जब वो रिजल्ट चेंज कर लेता है तो इसका मतलब है कि लिंक्स जो आप बना रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो छोटी वेबसाइट्स हो, उनकी वैल्यू है, पर फिर भी एक लिमिट में चीज़ चलेगी। वही वाली बात है कि आप जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी स्पीड भी देखनी है। नहीं, एक फ़र्क इसका ये है ना जी। जो मैं पूछना असल में चाह रहा हूँ कि एक है साइट जिसका प्रॉपरली एडिटोरियल प्रोसीजर है और वो चेक करती है कंटेंट क्वालिटी बाकी सब कुछ, और दूसरी साइट है जो यूजीसी कंटेंट लो कर रही है। जी। और गूगल सर्च में यूजीसी वाला कंटेंट टॉप पे आ रहा है, जो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, जी। कोई क्वालिटी चेक उसका नहीं किया गया और कोई भी बंदा लगा सकता है। अब पहली बात तो ये थी कि क्वालिटी चेक नहीं है वहाँ पे, जो हमारी ज़ाती साइट्स पे काफ़ी सारा होता है। दूसरी बात ये है कि क्या ये यूजीसी कंटेंट को गूगल वैल्यू देती रहेगी? नेक्स्ट, देखिए बात यह है कि आप अगर यूजीसी की वैल्यू की आप बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म की अपनी वैल्यू है, वो गलत कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। देखें एक चीज़ है ही, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। इस एग्जांपल मैं लोगों को ये देता हूँ कि हेल्थ मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वेबसाइट्स बनाऊँ, बड़ी वेबसाइट बनाऊँ, पर जब भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड करते हैं, वो हेल्थ लाइन कोई लेके आता है ऊपर से। अब वो क्या है, उसने अपडेट ही ऐसी ला दी भाई कि मैं तो ईट देखूंगा कि भाई वो उस कैटेगरी में जाएगी तो ही मैं लाऊंगा, नहीं आ सकता। अब मेरे जैसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या करे, पहले डिग्रियाँ करे, फिर वो चीज़ बनाए, फिर भी पता नहीं वो लाने देगा नहीं लाने देगा। तो वो क्या है कि अब हेल्थ लाइन पर मैं अगर डॉक्टर हूँ जी, मैं आर्टिकल हेल्थ लाइन पर डालूंगा, मेरी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी है, आएगी हेल्थ लाइन ही ऊपर, ठीक है। अब हालांकि लिंक्डइन सोशल मीडिया नेटवर्क है और आपकी वेबसाइट पर उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टॉपिकल है, अथॉरिटी होगी, एग्जैक्टली यस। एक निश वाली होगी, हाँ। और जबकि वहाँ पे तो बड़ी डाइवर्स किस्म के टॉपिक्स होंगे। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आप रूल्स के हिसाब से देखें तो वो गलत कर रहा है, पर अगर अब वो रूल्स अपने सख्त कर देगा ना, तो हमारे जो कम्युनिटी जो जिससे पैसा बना रही है ना, वो बना नहीं सकेगी। कि अगर हम रूल्स पे आए कि जी अथॉरिटी वो गलत कर रहा है, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल लूप होल है, उसकी वजह से वो अथॉरिटी की वजह से ऊपर आ रहा है। हालांकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है और हम कुछ नहीं कर सकते, अगली अपडेट का इंतज़ार करेंगे, हो सकता है फिर आपका नंबर 1 जो है वो आ जाएगा। पर ये चीज़ें रोटेट होती रहेंगी, और रोटेट करना इसलिए ज़रूरी है कि सबको खुश भी करना है, नई इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, नए ब्लॉगर्स भी आ रहे हैं, उनकी भी तो ज़िंदगी चलानी है। मुझे याद है गूगल ने ना 2011 में जब इसकी आई थी पांडा, तो उसके बाद की जो असरात थे, जो आफ्टर शॉक्स थे, उस पर CNN हिट हो गई थी, BBC के पेजेस जो हो गए थे, तो उन्होंने केसेस कर दिए इन पे। उन्होंने केसेस किए कि यार तुमने वो वाले मेरे कीवर्ड भी मुझे लो नहीं किया टॉप पे आऊँ जिनमें कहीं ब्रांड आ रहा था, जिसमें लोग सर्च मुझे कर रहे थे, नेविगेशनल इंटेंट थी। तो जिसमें नेविगेशनल इंटेंट है तो वहाँ पे लोग चाहते ही उस ब्रांड को हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं किया? मेरे कीवर्ड है BBC, जब लोग BBC सर्च करें तो मेरी साइट की बजाय किसी और की नज़र आती है। जब केसेस किए तो इनको लग समझ गई, इन्होंने फिर दोबारा से अपडेट भेजी और उसको थोड़ा सा ट्यून किया कि जो नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं इन पे उस वेबसाइट को ही मौका दें जिसने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। बिल्कुल। तो गूगल पे कोशिश करती है ऐसे कि अपनी के पे थोड़ा सा पानी भी फेरे, रिवर्स उसे करे,
दूसरा एक और काम जो जैसे आपने कहा रोटेट करती है वाकई वो ना, कभी इस तबके को खुश करती है कभी इसको। जब ये मार्च की अपडेट आई थी ना, तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे जहन में एक बात थी कि नंबर वन तो ये जितना जीपीटी कंटेंट है ना उससे निपटने के लिए ये काम करेगी, एक अपडेट भेजेगी, वो ऐसे आई है। दूसरा काम इसका ये था कि ये एक इतना तकलीफ पहुंचाएगी कि काफ़ी लोग इस बार फिल्टर हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ब्लॉगिंग डेड है, छोड़ जाएंगे। फिर नई मार्केट प्रोड्यूस होगी एक, और गूगल उस टाइम पे जाके थोड़े से रूल्स नरम करेगी कि सख्ती करके ना एक बार चंगी तगड़ी से सख्ती, उसके बाद रूल्स नरम कर दो कि नए लोग वापस आ जाएं। तो अब ये है कि अगस्त की जो अपडेट है इसमें थोड़ी सी नरमी उसने की है, गुंजाइशें निकाली हैं। हमने वैसे ना एसईओ कोर्स रोक दिया था अपना। अच्छा। रोक इसलिए दिया था कि सच बात ये थी कि जो कुछ गूगल ने किया है ये इन दिनों में मार्च के अंदर, हमारी देखें साइटें जो चल रही थी पुरानी अथॉरिटी थी उसकी बेस पे चल रही थी, लेकिन नई साइटों को जल्दी वो जगह नहीं दे रही थी गूगल। और गूगल ने कुछ ऐसा किया कि अब ब्लॉगिंग लोगों को महसूस वाकई हो रहा था डेड हो गई है। तो इसका वेट किया जा रहा था, हमने कई साइटें नई स्टार्ट की, टेस्टिंग कर रहे थे इसकी कि क्या रवैया है जो गूगल को अब चाहिए। तो उसी दौरान में गूगल ने अपडेट अपनी तकरीबन काफ़ी सारी रिवर्स कर दी है, तो नया मौका मिल गया। अब हमारा एसईओ कोर्स शुरू हो गया दोबारा से। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। देखें, अब मैंने जितनी अपनी इस सारी जर्नी में देखा है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने मिसाल भी दी थी कि एक वेबसाइट बनाई, उस पर कुछ नहीं किया, वो डाउन हो गई और खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। अब ये चीज़ नॉर्मल है, इस चीज़ को समझें कि गूगल ने इम्प्रूव करना है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमारी जनरेशन के साथ मसला ये है कि सिर्फ आपने $10 ही देने हैं, रिन्यू करना है, उसको रिन्यू होने दो, उसमें सीखो, उसको देखो चीज़ अप डाउन हो रही है, क्या चल रहा है, वो सीखने को तैयार नहीं है, जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ को अगर आप बना रहे हैं, उसके ऊपर टाइम लगा रहे हैं, तो फिर आप उसको सीखें कि मैंने इसमें से रिज़ल्ट लेना है और इसको साथ चलाऊँ। अच्छा, एक बच्चा है, वो तकरीबन कुछ 6 साल से एक वेबसाइट चला रहा है। जब भी अपडेट आती है, वो इनकम बहुत ज़्यादा देती है, वो $5-6 हज़ार, वो बेचारा दिल हार जाता है और वो दूसरी वेबसाइट चलाने को तैयार ही नहीं है। कह रहा नहीं, ये ज़िंदगी मौत, मेरे बच्चे भी यही चलाएँगे। हालाँकि उसे मैं समझाता रहता हूँ कि देखो इतनी ना एफिलिएशन ये ख़तरनाक होती है किसी चीज़ के साथ। तो अपडेट आती है, वो 3-4-6 महीने उसके बहुत बुरे गुजरते हैं। हालांकि वो रिकवर कर लेता है, उसमें से दोबारा आ जाता है और दोबारा ठीक हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है कि आप रिकवर करेंगे, उसमें से अपनी गलतियों से सीखेंगे, और गलतियाँ कोई नहीं होती, गूगल भी गलती कर रहा होता है, तो कोई इसमें विन विन सिचुएशन है। तो चीज़ को सीखने की नीयत से करें, ना कि उसमें से पैसे निकालने की नीयत से करें। पैसा अल्टीमेटली आ ही जाएगा। जी हाँ। आपके नज़दीक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम एसईओ सीखें? इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अच्छा तरीका। नहीं, किसी कोर्स ना करें। देखें, कोर्स तो बिल्कुल करें। देखिए मेरी बात सुने, जैसे हम पे इल्ज़ाम भी है, तो मैंने और तनवीर भाई ने एक बार ना एक वीडियो की थी कि हम मंजन सेलर हैं, जी तो हम अपने में मंजन बेचना होता है भाई, वो लोग जो समझते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये मंजन ख़रीदना लाजमी है? इसके बगैर भी ये पॉसिबल है कि लोग सीख लें? देखें, ये जितने भी मंजन सेलर हैं, ये सब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और मैं ये कहता हूँ कि इनकी ज़रूरत किसको है, ज़रूरत इनकी हमेशा रहेगी। और देखिए, हम जिस फील्ड में हैं, लोग देखा देखी कि पैसे बहुत ज़्यादा है, नो डाउट है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है पैसे ज़्यादा नहीं है। 100 लोग अगर ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें से 5 लोग कामयाब होते हैं। वो 95 कामयाब नहीं होते, वो आज नहीं होते, पर 2 साल बाद ज़रूर होते हैं। ठीक है, इमीडिएटली अगर आप देखें। अच्छा, जो 5% हुए हैं कामयाब, वो इसलिए हुए हैं, अगर वो आपके पास ट्रेनिंग करने आए हैं तो उन्होंने पिछले साल 2 साल कुछ ना कुछ रिसर्च की हुई है, तभी वो इमीडिएटली कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी का कोर्स ज्वाइन करने से पहले, बजाय तुम उसके लिए दर्द सर बनो, पहले खुद रिसर्च करो कि भाई ये चीज़ पढ़ो। मैंने ट्रेनिंग लॉन्च की, एजेंसी बिल्डिंग की, थोड़ी महंगी थी। अच्छा, वो क्या हुआ कि मैं ये चाहता यही था कि मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता, हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं उनको पढ़ाऊँ टीम होती है। ताकि वो आगे जो है ना वो पढ़ाए जाए। अच्छा, वो फिर ये होता था कि उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते, वो जो पैसों के अट्रैक्शन वाली बात की उसको देख के आए हुए हैं और वो एफर्ट नहीं करना चाहते। देखिए भाई, अगर आप पैसे ऐसी फील्ड में जो है जिसमें नहीं है, तो फिर एफर्ट भी है। एफर्ट इसलिए नहीं है, वो एफर्ट सोच की एफर्ट है कि आप सोच का तरीका जो है वो बदलें। तो और लेके यही जाएंगे आपको ऊपर। एक मेंटोर, एक मंजन सेलर का काम, अच्छा मंजन सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, बुरे की नहीं कर रहा। अच्छा मंजन सेलर वो होता है
जहाँ आपने 3 साल में पहुंचना था वहाँ आपको 6 महीने में पहुंचा सकता है। बस इतना उसका काम है। लेकिन 6 माह तो देना उसे, बिल्कुल कम से कम 6 माह दें। ऐसे ही है। मेरे पास एक बच्चा आया, कहते सर मुझे ना 2 माह के अंदर मेरे पैसे चाहिए, हर सूरत में मुझे ऐसा करके दें कुछ। मैंने कहा भाई मेरे मुझे 5 साल लगे थे, मैं मुश्किल से तुम्हें 6 माह साल में करवा सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हें गारंटी दूँ 2 माह की, इतनी जल्दी, और तुम सिर्फ पैसे ही चाहते हो। अगर तुम ये इतनी जल्दी और सिर्फ पैसे ही चाहते हो तो तुमसे फ्रॉड ही होंगे। तुम अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त लेके आओ। तुम ये सोचो, अगर किसी, आप देखो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को इतना वक्त दे चुके हो, उसकी निस्बत सिर्फ 10% टाइम दो। यानी आपने 16 साल दिए तो आप 1.6 ईयर्स दे दें इस काम को, तो आप देखें काम चल जाएगा। उसे 1-2 माह में टेस्ट ना करें, बिल्कुल। साल गुजारें तो सही उसके साथ। तो सवाल ये है कि किसी ने उसको दिल में जगह दी नहीं है, उस स्किल को, हुनर को, और उससे सिर्फ पैसा चाहेगा तो भाई उससे पैसा तो फिर कमाते हमेशा वो हैं जिनके पास हुनर था। आप अपना पैसा उजाड़ बैठोगे, वो फिर जाके ना ट्रेड में कहीं पैसा लगाना चाहिए जहाँ बंदा चीज़ें बाय करे और वहाँ फ़ौरन सेल भी कर दे, अपने पास पैसा मौजूद रहे। ये सारा वर्चुअल आमदन है यहाँ पे। आपको शायद कई बार खर्च करके उसका मिले भी कुछ ना, ऐसा भी तो होता है। जैसे आप कह रहे थे कि एसईओ में ना हम लोग तो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। मुझे भी माशाल्लाह ये हो गए हैं वही 20 साल। 20 सालों में ना ये हमारी डिज़ाइन वाली साइट ये शुरू की थी हमने 2005 में। अच्छा। ये तब की बुक है, सही। तो इसे 19 साल हुए हैं। तो एक और साइट थी इससे पहले मेरे पास थी, AMB टेक्निक्स, जिस पे सबसे पहले मैंने एडसेंस से पैसे कमाए थे। और वो एक ना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स था, सेल करना शुरू किया था उस टाइम पे। कल परसों ना किसी बच्चे ने तनकीद शुरू की हमारे टिकटॉक पे, टिकटॉक की, तो उस पर तनकीद क्या की, कहते हैं सर आपने कभी ज़िंदगी में कोई एक साइट रैंक की है? और नीचे उसके ना कमेंट्स कुछ और भी आ गए। तो मैंने कहा भाई मैं कड़ी छोले बेचना सब सही बात है। भाई मेरी सब्ज़ी की दुकान नहीं है भाई, शुरू से काम ये करते हैं, इसी की रोटी खाते हैं। सही बात है। तो इसका फ्यूचर ये है कि इंसान लगा रहे तो कुछ कर लेगा। बिल्कुल ऐसा। अब आईटी की जो भी फील्ड है उसमें रिजल्ट देखेंगे तो बड़ा अच्छा है। आप नई नस्ल को क्या कहेंगे, वो अपने दिमाग को, माइंडसेट को क्या चेंज करें कि उनके नताइज बेटर रहें, उनका फ्यूचर बेटर रहे? देखिए मैं जब वो आपने मिसाल दी ना कि शॉर्टकट है, ये जो जनरेशन है ना हमारी, सिर्फ सोच का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि जितनी एनर्जी इनके पास है ना, अगर ये एनर्जी सही डायरेक्शन पे लग जाए ना, तो अपनी ज़िंदगी खुद सुकून में लेके आ सकते हैं। वो क्या होता था कि फ़िज़िक्स ना मेरे से पास नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में। मैं कहता था कि यार जाता हूँ यूनिवर्सिटी और जा कर ना बंदा ढूंढता हूँ, उसको पैसे दूंगा, वो पास हो जाएगी। अब वो क्या है, वो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना। उस टाइम मुझे वो ठीक लगता था कि यार नहीं पढ़ी जाती, बहुत कोशिश की नहीं पढ़ी जाती, हालांकि वो आसान रास्ता है, वो डायरेक्शन वही सही है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार कोई पैसे ले ले मेरे से, मुझे पास कर दे। तो यहाँ पर भी वही मसला है कि सोच का मसला है कि इस चीज़ को अगर आप समझ के आ रहे हैं कि भाई इसमें पैसा है, चलो अच्छा मान लो जी पैसा ही समझ लो आप, तो यार थोड़ा सा इंटरेस्ट भी तो आप पैदा करें उसके अंदर। अगर आप सिर्फ मनी मशीन समझेंगे, देखें मैं 5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, वीडियो कंटेंट। मैंने अपना कोई भी प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं किया हुआ, इसी वजह से कि मैंने उसको, वो मेरा शौक है, उसको मैं पैसों से नहीं जोड़ना चाहता। जिस दिन मैंने पैसों के साथ उसको जोड़ दिया तो फिर वो क्या होगा, अच्छी या बुरी या चीज़, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँगा। तो उस चीज़ को मैयर करने के लिए मैंने अपने लिए सेट कर रखा है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास नॉलेज है और आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं ब्लॉगिंग में, पैसे जब आपको पास रैंक करना आ गया, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आप जिस दिन एसईओ आप सीख गए, आप गेस्ट पोस्ट बेच रहे हैं, आप गूगल एडसेंस कर रहे हैं, आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप 500, 1000, $2000 बनाते हैं, ये आपका ट्रायल है। असल जगह जहाँ आपने पहुँचना है वो ये है जो मैं काम करता हूँ कि आपने एक छोटी सी कंपनी है जो कि अमेरिका के किसी छोटे से शहर के छोटे से गांव में वो बैठा हुआ है, वहाँ वो सर्विसेज दे रहा है। आपने वहाँ तक पहुँचना है, या वो आप तक आएगा या आप उस तक जाएंगे। आपने उसकी सर्विस को उस एरिया में टॉप पे ले आना है। अभी जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं, आपने उसको उसी टाउन में कम्पीट करा के ऊपर ले आना। अब उसका बिज़नेस बनाता है महीने के $10,000, ठीक है। जब आप उसको ऊपर लेके आए, उसका बिज़नेस 10 से 20 पे चला गया। अब आप उसे कहेंगे कि भाई मैं तुम्हारे बिज़नेस को 20 से 40 पे लेके जाऊँगा, पर मैं 50% का पार्टनर बनूंगा तुम्हारे साथ अब। और आप ट्रेलर उसे दिखा चुके हैं, इसलिए वो आपको इस चीज़ पे तैयार हो जाएगा। जो आप ब्लॉग 6 महीने में, साल में रैंक करते हैं,
वही सर्विसेज आप उसको सिर्फ 1 से 2 महीने में देंगे, और आप क्या होगा कि आपका एक मिनी बिजनेस अमेरिका में शुरू हो चुका होगा। ये टारगेट है ब्लॉगर्स का, ये टारगेट होना चाहिए उन सब लोगों का जो कि एसईओ की फील्ड से रिलेटेड है, ताकि वो वहाँ पहुँचेंगे। और फिर ये तो एक बिज़नेस की मिसाल दी ना आपको, आप 2-4 साल देंगे, उसके बाद बिज़नेस आपके मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और फिर जो वो अनलिमिटेड आपको जो जितना भी आप अपने आपको फ्रीडम चाहते हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आज से 20 साल पीछे आप जाएं और आपके पास पैसे ना बचें लेकिन इल्म और तजर्बा जो आज है ये बच जाए, और कोई भी आपके पास बिजनेस ना हो, सिर्फ इल्म और तजर्बा ही बचे, आप क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास अगर आज इल्म होता ना, जहाँ मैं 10 साल में पहुँचा हूँ, वहाँ मुझे शायद 6 महीने लगेंगे। तो मेन चीज़ आपकी इल्म है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, कि आपका एक्सपीरियंस जो है वही आपको जो है वो चला के देता है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी कि स्टार्ट कहाँ से करते? देखें, वो चीज़ें मॉडिफाई इतनी होती जा रही है। मैंने पहला ब्लॉग वर्डप्रेस आया 2006 में, साथ में बनाया मैंने। वर्डप्रेस से ही मैंने शुरू की है ब्लॉगिंग और डेवलपमेंट। पहले करते थे, पहले वो बस टेम्परेरी तौर पे पैसे आ रहे थे, पर पता कुछ नहीं था कैसे आ रहे हैं। जब उसको सीखना शुरू किया 2007 में, तो जो हम करते थे उसे ये नहीं पता था कि इसे ब्लॉगिंग कहते हैं, इसे एसईओ कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता टर्म आती रही, फिर डिजिटल मार्केटिंग का नाम आया, और फिर हम डिजिटल मार्केटिंग बताना पढ़ाना शुरू हुए। आज यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवा रही है डिजिटल मार्केटिंग पे, डिग्रीज करा रही हैं 20 साल बाद, जो कि हम 12-15 साल पहले किया करते थे। तो क्या है कि काम हम वही करते थे, आज की शक्लें चेंज हो गई हैं। बेसिक्स हमेशा वही रहेंगे। जो मैं आज कर रहा हूँ, मैंने अगर 5 साल पहले जितनी भी चीज़ें आई, जो अब जनरेशन की बात कर रहे हैं कि यंग जनरेशन जो ये सारी चीज़ें देख रही होती है, मैंने भी हर चीज़ ट्राई की। मुझे कोई लगता था कि इसमें पैसे ज़्यादा है, मैं उसमें कूद पड़ता था, पर अल्टीमेटली मेरे से पूछते हैं आपके एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय आप छलांगे लगाएं इधर से उधर, जिस चीज़ से आपने $100 बना लिया है वो आपने कभी छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज़ पे जाएं आप, पर अपना 50% एफर्ट उसको जरूर ऑटोमेट करें, 50% एफर्ट ज़रूर दें, उसको नहीं छोड़ना आपने कभी भी, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है। वो आप किसी भी टाइम पे थोड़ा सा टाइम देकर उसे दोबारा चला लेंगे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट भी है। फिर आप नई जगह सारी चीज़ें ट्राई करें, पर एक चीज़ को ज़रूर अपना फेवरेट ज़रूर बनाएं, उसकी वजह ढूंढें और उसको साथ साथ ज़रूर लेके चलें। प्रोग्रामेटिक एसईओ को आप क्या समझते हैं? क्या इसका फ्यूचर है? आपने कभी इस पे एक्सपेरिमेंट किया? कोई क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, ये तो सारा डाटा हैंडलिंग है कि आप डाटे को कैसे अरेंज कर रहे हैं, उसे कंपाइल कर रहे हैं। ये चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये डायरेक्टरीज़ हो गई या जो कुछ भी हो गया, अब चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। ये डायरेक्टरीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एक ब्लॉग चल रहा है तकरीबन 12-13 साल से, डायरेक्टरी का ही है वो। अब उस डायरेक्टरी को कोई सर्च नहीं करता, उस इन्फॉर्मेशन को उस तरह से सर्च नहीं करता। क्यों? क्योंकि गूगल को इंटेंट चाहिए। फिर जब ये गूगल बाय बिजनेस आ गया, तो फिर बिजनेस वहाँ से जो है वो सर्च होने शुरू हो गए, तो उन डायरेक्टरीज़ की डिमांड बहुत कम है। अब सवाल ये होता है कि इस डाटा की तो वैल्यू है अपनी, अब उस डाटा को किसी के इस्तेमाल के मुताबिक बनाने के लिए उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। जैसे कि टॉप 5 बिजनेसेस इन इलाहाबाद बाल टाउन, इन लाहौर या इन माइक्रो जगह पर, कि आपके पास कंपैरिजन हो। मतलब अगर आपने खाना खाना जाना है और आपके पास आप टॉप रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च कर रहे हैं, तो आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट कर रहे हैं, तो गूगल सारा काम वो कर रहा है। अब आप उससे यूनिक क्या करें? अब ये जो चीज़ें गूगल अब कर रहा है, ये किसी ना किसी ब्लॉग से सीखी है उसने। इसकी एग्जांपल मैं यही कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी मैं आज लिखता हूँ कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो गूगल किसी वेबसाइट का रिजल्ट नहीं दिखाता, वो ऊपर अपना नंबर दिखा देता है। तो गूगल ने खुद ये नंबर नहीं लाया, वो भी मेरी वेबसाइट से लेके वहाँ सर्च करा रहा है, पर मेरी वेबसाइट को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या है कि अल्टीमेटली वो फीचर गूगल आपसे छीन लेगा, पर आपने उस डाटा को वैल्यूएबल बनाना है, खाली डायरेक्टरीज के साथ, या आप उसके साथ वैल्यू एडिशन करें या ऑटो ब्लॉग बनाएं। इस आइडिया पर मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने शुरू किए, पर वो एफर्ट्स इतने ज़्यादा मांगते हैं कि आप उसको करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल इसकी वैल्यू ज़रूर है, डाटा की वैल्यू हमेशा रहती है। अब आपने ये सोचना है कि उस डाटा को कैसे बनाया जाए। जैसे कि टेंडर्स पाकिस्तान में जो है वो आया करते थे, अखबार में आया करते थे। तो क्या हुआ, थोड़ी सी पुरानी बात है, तो एक बच्चे ने जो है ना वो स्कैन कर करके जमा करना शुरू कर दिया। अब वो टेंडर्स एक वेबसाइट पर डाल दिए कि भाई वापडा मैपको की ये है, लेस्को की ये है, ये सारा वो लिस्ट में करके अरेंज कर दिया। अच्छा, लोग उसको सर्च करना शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि मैं आपको ईमेल भी करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, आपको किस चीज़ का टेंडर चाहिए,
जैसे ही टेंडर अपडेट होगा वो मैं ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप और ईमेल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चली जाएगी। उसकी रख दी सब्सक्रिप्शन फ़ीस। अब वो क्या हो गया, वो देखते 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 तकरीबन उसके पास 50,000 मेंबर जमा हो गया, और 50,000 मेंबर से वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई $5 से लेकर $10 चार्ज कर रहा था पर पर्सन। क्या है कि डाटा पड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपने कंपाइल करके राइट टाइम राइट बंदे को पहुंचा दिया, तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे। और ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ये हमेशा बहुत अच्छा चलेगा। तभी नेटफ्लिक्स आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आप यूट्यूब सब्सक्रिप्शन को प्रमोट कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि आपका जो बंदा है वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जब आपके पास एक फिक्स्ड मंथली आपको पता है कि फर्स्ट को मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, तो फिर आपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उस डाटा को आपने अरेंज करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है उसका। सही, बहुत शुक्रिया आपका असफर साहब, आपने बहुत वैल्यूबल बातें आज की, लोगों ने सीखा होगा इंशाल्लाह। और जो दोस्त कुछ सीख रहे थे यहाँ से, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने क्या सीखा। कोई और आपके पास सवाल हो तो लाजमी कीजिएगा। अगर आपके सवालात ऐसे होंगे जो हमें कल को असफर साहब से दोबारा से करने पड़े, मैं दोबारा से इंशाल्लाह इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे शो में तशरीफ़ लेके आएँ और वो सवालात के जवाबात आपको दी जा सकें। दोस्तों, आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। छोटी सी बात यह है कि सीखने का एक रवैया होता है। वो रवैया क्या होता है? मेरे पास जो लोग सीखे, कमाना शुरू किया, ज़िंदगी बदली, इनमें से अक्सरीती लोगों को मैंने काम करवाया था। नंबर 1, उनसे फ़ीस ली। नंबर 2, उनसे कहा आपने यहाँ पे हर वो काम करना जो मैं कहूँगा। तो यहाँ से किसी होता है वर्कशॉप के उस्ताद की तरह उनसे सफाइयाँ भी करवाईं, उनसे चाय बनवाई, और जब गेस्ट आते थे तो सर्व भी वही करते थे। मैंने एक अरसे तक अपने पास ऑफिस बॉय नहीं रखा था। ये चीज़ें मैंने लर्न की थी जो वर्कशॉप के उस्ताद होते हैं कैसे सिखाते हैं। अब इससे हुआ क्या? सबसे पहले उनके अंदर एक चीज़ पैदा हुई, आजिज़ी। जब इंसान में आजिज़ी पैदा होती है तो इंसान का सीखने वाला रवैया बनता है। अगर इंसान में आजिज़ी ना हो और वो उस्ताद को सिर्फ इतना ही कह दे कि तू केड़ा वड्डा उस्ताद है, मैं फ़लाँ चीज़ें देखी हुई है, पढ़ी हुई है, तो इंसान का रवैया इसके मुखालफ होगा। लिहाजा जब तक लोग हमें, असबर साहब को, तनवीर भाई को, या और जो दोस्त जो कोर्स करवाते हैं, इनको मंजन सेलर कहते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह नहीं सीखेंगे। जब तक इस मंजन को ये समझेंगे कि गुड है और ये जान लेंगे कि आपकी कोर्सेज से जो पैसे आते हैं वो पैसे हमारी टीम के अखराजात होते हैं, हम उससे पहले, बहुत पहले से जी रहे हैं ऐसे, और अगर हम जीते रहते तो शायद और लोग इससे सीखते ना। शायद मुश्किल होती है, जितने भी लोग हमसे सीखे होंगे कुछ वैल्यू एड होती है। तो सबसे पहले रवैया सीखने वाला लाजमी कीजिएगा। मंजन ही कह लीजिएगा हम मंजन फरोश हैं, लेकिन ये जानिएगा मंजन अच्छा हो तो दांत साफ़ करता है। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप देखते हैं, पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आएंगे नए शो के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।